क्लास लाइव किए? हो गया क्लास लाइव है। चलिए बैठ जाइए, हो बैठिए। गुप्त वंश पढ़ा रहे थे ना? समुद्रगुप्त तक बता दिए थे ना? आगे देखना है हम लोगों को समुद्रगुप्त के बाद। आ जाइए। अब लगता है ज्यादा आप लोग होलिया आ गए। सब चल गया, सब अकेले छोड़ के आपको चला गया। ओ बस आ जाइए। गुप्त साम्राज्य। तीन सौ उन्नीस ईस्वी से 550 ईस्वी। देखिए सब चीज जो होता है ना, समय का खेल होता है। हम आप हर कोई समय से बंधा हुआ है, समझ गए? समय के पहले ना कुछ होता है, समय के बाद ना कुछ होता है, समझ गए? अगर समय से पहले हो गया तब पर भी गड़बड़ है, और समय के बाद हुआ तब पर भी गड़बड़ है। जैसे अभी होली का टाइम है, अगर मान लिया जाए कि अभी नोटिफिकेशन आ गया रहता, फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया रहता, बच्चा घर जाता? नहीं जाता, कभी नहीं जाता, किसी सिचुएशन में नहीं जाता, समझ गए? और नोटिफिकेशन नहीं है तो बच्चा घर गया है, समझ गए? तो सब चीज समय का है, समझ रहे हैं? तो हम कितनों बांध करके रखेंगे ना, फिर भी नहीं रहेगा, समझ गए? और वही अगर वैकेंसी रहता, हमको बांध के रखने कोई जरूरत ना, एक को बार बोलने का कोई जरूरत, सब बोलता नहीं क्लास लीजिए हम पढ़ेंगे, वो विद्यार्थी बोलता, समझे? तो समय का फेर है ये सब, और कोई बात नहीं। चलिए चंदन कुमार, पेशावर या मथुरा कनिष्क की राजधानी? पेशावर। कनिष्क की राजनीतिक राजधानी पेशावर और सांस्कृतिक राजधानी मथुरा। वो जो एगो क्वेश्चन दिया हो उसी में आप लोग कंफ्यूज है ना, तो उसमें पेशावर होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो ना और स्पष्ट ना करे कि राजनीतिक पूछ रहा है या सांस्कृतिक पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में पेशावर को मारना। ऑप्शन में दोनों रहे फिर भी पेशावर को मारना है। किसको मारना है? पेशावर को। ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य, देखिए आप सभी लोग जानते हैं, कल के सेशन में हमने आपको बताया भी है, गुप्त वंश के शासन की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई। श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश के शासन की स्थापना की गई। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच शासक बने। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बने, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम सिक्का जारी किया। प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त हुए, और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त हुए, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय हुए।
तो आज के सेशन में जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता है, इन्हें देवराज भी कहा जाता है, इन्हें देवश्री भी कहा जाता है। ये सभी इनके नाम हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय को कई सारे नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो कई सारे नामों से जाना जाता है, उसमें इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, देवगुप्त कहा जाता है, देवराज कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है, देवश्री कहा जाता है। इन सभी नामों से जाना जाता है इन्हें। वहीं इनकी कई सारी उपाधियां भी है। तो इनकी जो कई सारी उपाधियां हैं, उपाधियों में विक्रमांक की उपाधि इन्होंने धारण की है, विक्रमांक के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, विक्रमादित्य के बाद इन्होंने परम भागवत की भी उपाधि धारण की है, परम भागवत की भी उपाधि धारण की है। तो ये तमाम प्रकार की उपाधियां इन्होंने धारण की है। ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि है, और ये सब जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है। चंद्रगुप्त द्वितीय कि अगर हम लोग बात करें, यहां पर एक चीज पर ज्यादा गौर फरमाइएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हुआ? ये प्रश्न, इस प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न जो है काफी विवादित प्रश्न है। कभी इसका आंसर चंद्रगुप्त प्रथम देगा, कभी समुद्रगुप्त देगा, कभी चंद्रगुप्त द्वितीय देगा। समझ गए? तो इसमें एकदम आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। अगर परम भागवत की हम बात करें तो परम भागवत की उपाधि कौन धारण करता है जानते हैं? जो विष्णु का उपासक होता है ना, विष्णु का उपासक, जो भगवान विष्णु की उपासना करता है, भगवान विष्णु के उपासक ही परम भागवत की उपाधि धारण करता है। और अधिकतर गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था, अधिकतर गुप्त शासकों ने वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो अधिकतर गुप्त शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की, और गुप्त शासकों में प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त हुआ जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त प्रथम शासक हुआ जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की, और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की है। अलग अलग बुक में अलग अलग चीज जो है आपको लिखा हुआ रहेगा। तो अलग अलग बुक में जो अलग अलग चीज आपको लिखा हुआ रहेगा, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है किसमें क्या है नहीं है। लेकिन एक बात काफी स्पष्टता पूर्वक याद रखिएगा, सबसे पहले परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। एकदम कल जो है हम आपको ये चीज को सुधरवाए भी थे, याद है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिएगा। हाँ, एकदम से कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में अगर जानकारी की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत है, जानकारी के जो महत्वपूर्ण स्रोत है, वह आपको शिलालेख है, अभिलेख है, स्तंभ लेख है, सिक्के है, स्मारक है, साहित्य है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमें जानकारी प्रदान करता है। लेकिन उन सभी अभिलेखों में, सिक्कों में, स्मारकों में
साहित्यों में एक अहम स्थान रखता है चंद्र स्तंभ लेख। एक अहम स्थान रखता है चंद्र स्तंभ लेख। चंद्र स्तंभ लेख, चंद्र स्तंभ लेख। और जो चंद्र स्तंभ लेख है इसे मेहरौली स्तंभ लेख भी कहा जाता है। मेहरौली, मेहरौली स्तंभ लेख भी कहा जाता है। तो चंद्र स्तंभ लेख कहिए या मेहरौली स्तंभ लेख कहिए, दोनों एक ही बात है। ये आपको दिल्ली में जो चंद्र स्तंभ लेख या मेहरौली स्तंभ लेख है ये आपको दिल्ली में है। और इस चंद्र स्तंभ लेख या मेहरौली स्तंभ लेख पर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कई सारी चीजें लिखी हुई है। और यह मेहरौली स्तंभ लेख या चंद्र स्तंभ लेख आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक अनुसंधान का विषय बनकर रह गया है। और एक अनुसंधान का विषय बनकर इसलिए अभी तक बना हुआ है ये, क्योंकि इस मेहरौली स्तंभ लेख में जिस धातु का प्रयोग हुआ है उस धातु में अभी तक जंग नहीं लगा है। उस धातु में जो है अभी तक जंग नहीं लगा है। इस मेहरौली स्तंभ लेख, जिसे चंद्र स्तंभ लेख भी कहते हैं, इसमें जो है जिस धातु का प्रयोग हुआ है उस धातु में अभी तक जंग नहीं लगा है। अभी तक जंग नहीं लगा है, इसलिए इसका काफी विशेष महत्व है। इसके अलावे उदयगिरी गुफा लेख हो गया, मथुरा स्तंभ लेख हो गया, ये तमाम ऐसे स्रोत है जो हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करता है। और इन जानकारियों से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक साम्राज्यवादी और विजेता शासक था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध नीति और वैवाहिक नीति, युद्ध नीति और वैवाहिक नीति दोनों अपनाने का काम किया। जैसे आप याद कीजिए बिंबिसार को, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। जब आप हर्यक वंश के शासक बिंबिसार को याद करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि बिंबिसार ने वैवाहिक नीति तथा युद्ध नीति दोनों माध्यम से, बिंबिसार ने वैवाहिक नीति तथा युद्ध नीति दोनों माध्यमों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी वैवाहिक नीति और युद्ध नीति दोनों नीतियों से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागराज कुमारी कुबेर नाग, नागराज कुमारी कुबेर नाग के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया। रुद्रसेन द्वितीय के साथ करवाया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम राजकुमार काकुत्स वर्मन की पुत्री से करवाया। काकुत्स वर्मन के पुत्री से करवाया। तो इन्होंने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम वंश के राजकुमार काकुत्स वर्मन के पुत्री से करवाया। तो देखिए इनका वैवाहिक संबंध नाग वंश के साथ, फिर इनका वैवाहिक संबंध वाकाटक वंश के साथ, इनका वैवाहिक संबंध कदम वंश के साथ। और ये सब जो नाग वंश, वाकाटक वंश, कदम वंश था, ये सब छोटे छोटे राजवंश थे। और इन सभी का प्रभाव जो है मुख्य तौर पर मध्य भारत
और दक्षिणी भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में इन सभी का प्रभाव था। चंद्रगुप्त द्वितीय उत्तर भारत को तो पूरा जीत लिया था, जो उत्तर भारत था उत्तर भारत को तो पूरा जीत लिया था, लेकिन मध्य भारत और दक्षिण भारत पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए जो है इस प्रकार की वैवाहिक नीति चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा अपनाई गई। इस प्रकार से वैवाहिक नीति के तहत भी अपने साम्राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दक्षिण भारत तक फैलाए रखा और फिर शासन प्रशासन करते रहे। इसी क्रम में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सामना शकों के साथ हुआ था। आप याद कीजिए, कल के सेशन में हम आपको बताए हुए थे, शकों को अंतिम रूप से भारत से बाहर करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भारत से बाहर किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को भारत से बाहर किया और शकों को भारत से बाहर करने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, सकारी की उपाधि धारण की और जो विक्रमादित्य की उपाधि है, टोटल 14 भारतीय शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उन 14 विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य जो है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात की जाए तो इन्होंने जब शकों को पराजित किया तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही इन्होंने उज्जैन के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में जीतकर मिलाया था, क्योंकि इनके समय तक शक उज्जैन तक सीमित रह गए थे। इनके समय आने तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आने तक जो है अब शक बहुत ज्यादा क्षेत्रों में फैले हुए नहीं रह गए थे, बल्कि शक की हम बात करें तो सिर्फ उज्जैन तक शक सीमित रह गया था। तो उज्जैन के क्षेत्र से उन्होंने शकों को बाहर खदेड़ दिया और फिर उज्जैन पर कब्जा कर लिया और उज्जैन पर कब्जा करने के बाद उन्होंने उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिलाया और उज्जैन को अपनी राजधानी घोषित किया। इनकी 2 राजधानी हुआ करती थी और इनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्रा और इनकी द्वितीय राजधानी जो है आपको उज्जैन, द्वितीय राजधानी उज्जैन। तो गुप्तों की 2 राजधानी, एक राजनीतिक राजधानी, एक सांस्कृतिक राजधानी। गुप्तों की राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा और गुप्तों की सांस्कृतिक राजधानी उज्जैन। उज्जैन को शकों को पराजित करने के बाद ही उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी इन्होंने बनाने का काम किया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वैवाहिक नीति के साथ साथ युद्ध नीति का भी प्रयोग उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार में किया और इस प्रकार से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासन प्रशासन जो है आपको करने लगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में कहा जाता है स्वयं भी विद्वान व्यक्ति थे और कई सारे विद्वानों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। और ध्यान में रहे कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इनके शासनकाल को साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से याद नहीं किया जाता है। इनके शासनकाल को साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से याद नहीं किया जाता है, बल्कि इनके शासनकाल को, इनके समय जो साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हुआ उसको लेकर याद किया जाता है। इनके समय को, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को साम्राज्य विस्तार को लेकर नहीं याद किया जाता है, बल्कि इनके शासनकाल के समय जो साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हुआ उसको लेकर के इनके शासनकाल को याद किया जाता है। और कहा जाता है कि जितना अधिक साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुआ, पूरे प्राचीन कालखंड में उतना अधिक साहित्य और कला का विकास किसी अन्य शासक के कालखंड में नहीं हुआ। विशेष तौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है। हम लोग सीधा तौर पर एक लाइन में याद रख लेते हैं कि जो है गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, लेकिन अगर शासक के संदर्भ में पूछे कि शासक के कालखंड को स्वर्णकाल कहा जाता है तो फिर इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय।
अब चंद्रगुप्त द्वितीय के समय साहित्य और कला के क्षेत्र में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास क्यों हुए, विकास के कारण क्या हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास का कारण यह है कि इनके दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे। इनके दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे, और इनके दरबार में जो 9 महान विद्वान रहते थे उन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न कहा जाता था। और उन नवरत्नों की उपस्थिति के कारण ही इनके कालखंड में साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ। कोई भी राजा, कोई भी शासक अपने सलाहकार के बदौलत ही आगे बढ़ पाता है। सलाहकार अगर अच्छा होता है तो उसकी सलाह पर चल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं, और अगर सलाहकार गलत होता है तो फिर जो है अच्छे शासक भी जो है अयोग्य साबित हो जाते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के बेहतरीन सलाहकार थे, उनके दरबार में एक से बढ़कर एक सलाहकार थे, और पूरे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एकमात्र शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए जिनके दरबार में 9 महान विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे, इनके दरबार में जो नवरत्न रहते थे, उस नवरत्न को याद रखने का जो ट्रिक है, उस नवरत्न को याद रखने का ट्रिक है आकाश पर विविध क्षण बिताए। अ से अमर सिंह, अमर सिंह। का से कालिदास, स से शंकु, पर से घटक पर, नोट में लिखा हुआ है घटक पर, व से बर्रुचि, व से बेताल भट्ट, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट। ध से धन्वंतरी, छन से छपनक, और वो से वराह मिहिर, वराह मिहिर। ठीक है, टोटल आप गिनेंगे, अमर सिंह 1, कालिदास 2, शंकु 3, घटक पर 4, बर्रुचि 5, बेताल भट्ट 6, धन्वंतरी 7, छपनक 8, वराह मिहिर 9। ये 9 महान विद्वान जो है उनके दरबार में रहते थे। और इन 9 महान विद्वानों में भी जो सबसे महान था, जो सबसे बड़ा विद्वान था, जो सबसे अधिक महान था, वो आपको कालिदास थे। और कालिदास की महानता के कारण ही कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास की महानता के कारण ही कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इन महान विद्वानों की उपस्थिति के कारण ही इनके समय साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुए। कालिदास के द्वारा कई सारे साहित्यों की रचना की गई है, अमर सिंह के द्वारा कई सारे साहित्यों की रचना की गई है। इन सभी विद्वानों के द्वारा कुछ ना कुछ साहित्य, कुछ ना कुछ चीज निश्चित तौर पर जो है आपको योगदान रहा है। इन सभी का योगदान रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को आगे बढ़ाने में। साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास को लेकर इन लोगों का काफी ज्यादा योगदान रहा है। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान ही, ये जो इनका शासनकाल है, इनके शासनकाल के दौरान, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान, इनका जो शासनकाल है, इनके शासनकाल से आप अवगत नहीं हुए हैं। इनका शासनकाल है 380 से लेकर के 412 ईस्वी। 380 से लेकर के 412 ईस्वी
यह चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। और इनके शासनकाल के समय एक चीनी यात्री आया था, और जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था फाहियान। क्या नाम था? फाहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के समय एक चीनी यात्री आया था, और जो चीनी यात्री आया था उस चीनी यात्री का नाम था फाहियान। फाहियान फाहियान के बचपन का नाम कूड था। फाहियान के बचपन का नाम क्या था? कूड। और फाहियान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, फा प्लस हियान। फा का अर्थ होता है धर्म और हियान का अर्थ होता है आचार्य। हियान का अर्थ होता है आचार्य, अर्थात फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है धर्माचार्य। फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य। फाहियान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धर्माचार्य। धर्माचार्य फाहियान का शाब्दिक अर्थ होता है। और फाहियान के विषय में यह कहा जाता है कि जो फाहियान था, फाहियान बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को मानता था। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों के भ्रमण हेतु, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों के भ्रमण हेतु फाहियान भारत आए थे। और जो बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य था, जो बौद्ध साहित्य था, उस बौद्ध साहित्य के संकलन हेतु भी ये आपको भारत आए थे। तो बौद्ध धर्म को मानता था ये, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों के भ्रमण को लेकर भारत आए थे, और बौद्ध साहित्यों को संकलित करने हेतु जो है ये भारत आए थे। और ये भारत स्थल मार्ग से आए थे। ये भारत जो है स्थल मार्ग से आए थे। जब आप मानचित्र पर देखेंगे, उत्तर में चीन है, इधर आपको पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ही पेशावर है। तो ये जो भारत आया था, इस मार्ग का अनुसरण करते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान के पेशावर होते हुए भारत आया था। पाकिस्तान के पेशावर होते हुए भारत आया। और फाहियान भारत के लिए 399 ईस्वी में निकला था। चीन से 399 ईस्वी में निकला, और पेशावर होते हुए स्थल मार्ग का अनुसरण करते हुए वे भारत 400 ईस्वी में आए। 400 ईस्वी में भारत पहुंचे। और जब वे भारत आए तो भारत आने के बाद उन्होंने उत्तरी भारत, मध्य भारत का भ्रमण किया। भारत भ्रमण के क्रम में उनका ध्यान सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थलों पर रहा। विशेष तौर पर उन्होंने भारत के उन जगहों की यात्रा की जिसका संबंध महात्मा बुद्ध से रहा था। उन स्थलों के अलावे उन्होंने मध्य भारत की भी यात्रा की। और जब मध्य भारत की उन्होंने यात्रा की तो उन्होंने यह देखा कि मध्य भारत में विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते हैं। मध्य भारत में विशेष तौर पर ब्राह्मण वर्ग के लोग रहते हैं। और उन्होंने यह भी देखा कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं, वो काफी अहिंसक हैं, अहिंसावादी नीति को अपनाए हैं। वे हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। साथ ही साथ वे प्याज, लहसुन ये सब खाते भी नहीं हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी देखा कि मध्य भारत में ब्राह्मण वर्ग के लोगों के द्वारा कितना भी बड़ा से बड़ा गलती कर दिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, बल्कि अधिक से अधिक जो है ब्राह्मणों को आर्थिक दंड दिया जाता था। अधिक से अधिक ब्राह्मणों को जो है आर्थिक दंड दिया जाता था। कभी भी ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। और अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो वैदिक काल से लेकर के आज तक, समझ गए, वैदिक काल से लेकर के जो है आज तक ब्राह्मणों का स्थान हमारे समाज में सर्वोच्च रहा है। ब्राह्मणों का अभी भी हम लोग सम्मान करते हैं। समझ गए, ब्राह्मणों का जो है अभी भी सम्मान है हमारे समाज में। समझ गए, आप देखते होंगे कि अगर कोई भी ब्राह्मण
आपके यहां आ जाता होगा तो आप निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि बिना खाए हुए वह ब्राह्मण हमारे द्वार से ना जाए। समझ गए? तो यही तो सम्मान है, समझ गए? यही तो सम्मान है। तो आज भी जो है उसका सम्मान है, और पहले तो ब्राह्मणों का सम्मान हुआ ही करता था। समझ गए? तो ये चीज है। और फिर फाहियान 414 ईस्वी में 414 ईस्वी में फाहियान भारत से चीन के लिए रवाना हुए, और भारत से चीन के लिए रवाना पश्चिम बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह से भारत से चीन के लिए रवाना हुए। और वे भारत से जो वापस चीन जा रहे थे तो उस क्रम में उन्होंने जलमार्ग का अनुसरण किया था, और जलमार्ग का अनुसरण करते हुए जो है श्रीलंका होते हुए, म्यांमार होते हुए जो है वो आपको चीन पहुंचा था। तो फाहियान का जो भारत आगमन है वह स्थल मार्ग से हुआ है, और वही फाहियान जो भारत से गया है वह आपको जल मार्ग से गया है। जल मार्ग से जो है फाहियान भारत से वापस गया है। और फिर जो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य है, शासन प्रशासन करते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का निधन 412 ईस्वी में हो गया। इनके निधन होने के बाद कुछ दिनों के लिए ध्रुव देवी का पुत्र गोविंद गुप्त शासक बना, लेकिन गोविंद गुप्त विवादास्पद शासक रहा है। मुख्यतः इनका उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी इनका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के बीच में कुछ अवधि के लिए, कुछ समय के लिए गोविंद गुप्त ने जो है आपको शासन किया है। भले विवादास्पद हो लेकिन उससे मतलब नहीं है। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के बीच में कुछ अवधि के लिए गोविंद गुप्त का शासन रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो कुमारगुप्त प्रथम है, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 415 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी, 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी जो है कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल है। कुमारगुप्त प्रथम को कई नाम, जैसे महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, इन नामों से जाना जाता है। जो कुमारगुप्त प्रथम है इन्हें कई नाम, जैसे महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, इन तमाम नामों से जो है कुमारगुप्त प्रथम को जाना जाता है। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल को एक वजह है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिस कारण इनके शासनकाल को हम लोग याद रखते हैं। ऐसे गुप्तकालीन जितने भी शासक हुए, उन सभी शासकों में सबसे ज्यादा अभिलेख, गुप्तकालीन जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में जो सबसे ज्यादा अभिलेख है, सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। सबसे ज्यादा अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं। और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया है। नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के जो महायान शाखा है, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित शिक्षा इस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रदान की जाती थी, जिस वजह से इस नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि सबसे ज्यादा इनके शासनकाल को जो याद किया जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर के सबसे ज्यादा इनके शासनकाल को याद किया जाता है। और
जो कुमारगुप्त प्रथम है, ये मानते तो वैष्णव धर्म को ही थे। गुप्त वंश के अधिकतर शासक वैष्णव धर्म को ही मानता था। गुप्त वंश के अधिकतर शासकों की हम बात करें तो वे वैष्णव धर्म को ही मानता था। और भगवान विष्णु का सवारी गरुड़ होता था, तो गुप्त शासकों के सिक्के पर मुख्य तौर पर गरुड़ का चित्र अंकित होता था। गुप्त शासकों के सिक्के पर जो है मुख्य तौर पर कौन सा चित्र अंकित होता था? गरुड़। गरुड़ का चित्र अंकित होता था। लेकिन कुमारगुप्त प्रथम ने गरुड़ के जगह पर मयूर के चित्र को अंकित करवाया। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है आपको गरुड़ के जगह पर मयूर के चित्र या मोर के चित्र, मोर या मयूर दोनों एक ही बात है, मयूर के चित्र को जो है आपको अंकित करवाया। इनके सबसे ज्यादा अभिलेख मिले हैं, इनके काफी सारे रजत सिक्के मिले हैं। और फिर शासन प्रशासन करते हुए कुमारगुप्त प्रथम का निधन 455 ईस्वी में हो गया। कुमारगुप्त प्रथम के निधन होने के बाद जो अगले शासक है वे आपको स्कंदगुप्त बने हैं। वे आपको कौन बने हैं? स्कंदगुप्त। और जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी, 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल है। स्कंदगुप्त के शासनकाल को दो रीजन से याद किया जाता है। स्कंदगुप्त के शासनकाल को जो है दो रीजन से याद किया जाता है। एक रीजन है हुन आक्रमण और एक रीजन है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, ये दो रीजन है जिस दो रीजन के वजह से स्कंदगुप्त को याद किया जाता है। जिस दो रीजन की वजह से स्कंदगुप्त को याद किया जाता है। कहा जाता है हून, देखिए जैसे हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण ये सब आक्रमणकारी थे। मंगोल, तैमूर, मुगल ये सब आक्रमणकारी थे। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी ये सब आक्रमणकारी थे। और इन्हीं आक्रमणकारियों में जो है एक आक्रमणकारी हून भी था। हून भी था। और हून आक्रमणकारी जानते हैं, इधर जो अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान से इधर आइएगा तो आपको ईरान मिलेगा, समझ गए? ईरान मिलेगा, ईरान मिलेगा। फिर और इधर आइएगा तो आपको इराक मिलेगा। क्लियर है? तो जो अफगानिस्तान और ईरान का इलाका है, अफगानिस्तान और ईरान के इलाका में ही हून आक्रमणकारी रहा करता था। हून आक्रमणकारी, हून जो है अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र में रहा करता था। और हून आक्रमणकारियों ने गुप्त वंश के शासनकाल के समय भारत पर आक्रमण किया। और जब हून आक्रमणकारियों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस समय गुप्त वंश के शासक जो है आपको स्कंदगुप्त थे। और स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून आक्रमण खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय जो है प्रथम हून आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? खुशनवाज। खुशनवाज के नेतृत्व में हुआ। स्कंदगुप्त के समय जो हून आक्रमण हुआ, इस विषय में जानकारी भीतरी स्तंभ लेख देता। भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख यह कहता है कि स्कंदगुप्त के समय प्रथम हून आक्रमण हुए। और फिर जूनागढ़ अभिलेख यह कहता है कि स्कंदगुप्त ने उस हून आक्रमण को विफल कर दिया। स्कंदगुप्त ने जो है उस हून आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। हून आक्रमण को विफल कर दिया। तो इन्होंने तो हून आक्रमण को विफल कर दिया। लेकिन इनके बाद गुप्त वंश में एकदम अयोग्य शासक सब पैदा हुआ। और इनके बाद गुप्त वंश में जो अयोग्य शासक सब पैदा हुआ, जैसे पुरुगुप्त हो गया, समझे? पुरुगुप्त हो गया, भानुगुप्त हो गया, बुधगुप्त हो गया, ये सब शासक पैदा हुए। और इनके समय बार बार हून आक्रमण हो रहे थे। और इनके समय बार बार जब हून आक्रमण हो रहे थे, उस हून आक्रमण को ये सब निर्बल, दुर्बल, अयोग्य गुप्त शासक उस हून आक्रमण का सामना नहीं कर पा रहा था। और अंततः यही हून आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण बना। गुप्त साम्राज्य के पतन के यूं तो कई सारे कारण है, लेकिन उसमें हून आक्रमण सबसे प्रमुख कारण है। गुप्त साम्राज्य के पतन के जो सबसे प्रमुख कारण है वह क्या है? आपको हून आक्रमण।
हून आक्रमण। हून आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन के सबसे प्रमुख कारण है। हून आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को सबसे ज्यादा विचलित किया। परीक्षा के संदर्भ में परीक्षा ये प्रश्न पूछा है, किस आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को सबसे ज्यादा विचलित किया है, तो जिस आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को सबसे ज्यादा विचलित किया है वह है आपको हून आक्रमण। क्या है? हून आक्रमण। क्लियर है? तो आप इस बात को याद रखिएगा। तो एक तो हून आक्रमण हो गया, और हून आक्रमणकारियों में मिहिर कुल, तोरमान, खुशनवाज, ये सभी प्रसिद्ध हून आक्रमणकारी है। ऐसे करके प्रश्न पूछता है कि तोरमान कौन था, तो आंसर होता है हून आक्रमणकारी था। मिहिर कुल कौन था? हून आक्रमणकारी था। हून आक्रमणकारी था जो गुप्त काल में जो है बार बार भारत के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। फिर सुदर्शन झील, आप याद कीजिए, सुदर्शन झील की चर्चा कई दफा हुई है। जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, बाद में जाकर अशोक ने, बाद में जाकर रुद्रदामन ने, और सबसे बाद में जाकर स्कंदगुप्त ने उसका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया तो जो सुदर्शन झील है, अगर हम लोग सुदर्शन झील की बात करें तो सुदर्शन झील से 4 शासकों का संबंध है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक, अशोक के बाद रुद्रदामन, रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो वहीं अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण करवाया तो ये 2 वजह से इनके शासनकाल को याद करते हैं। और इनके बाद जितने भी गुप्त शासक हुए सभी अयोग्य शासक हुए। उन गुप्त शासकों में एक गुप्त शासक का नाम है भानुगुप्त। एक गुप्त शासक का नाम है भानुगुप्त। अगर हम लोग भानुगुप्त की बात करें तो जो भानुगुप्त है, इनका मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है 510 ईस्वी में। मध्य प्रदेश के एरन नामक स्थान से 510 ईस्वी में इनका एक अभिलेख मिला है, जिसे एरन अभिलेख कहा जाता है, जिसे एरन अभिलेख कहा जाता है। और यह जो एरन अभिलेख है, प्रथम अभिलेख है जिसमें किसी के सती होने की चर्चा है। समझ गए? जिसमें किसी के सती होने की चर्चा है, मतलब सती प्रथा का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वह आपको एरन अभिलेख में मिलता है। और अभी इस अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि एक सैनिक था भोजराज, एक गुप्त सैनिक था भोजराज। गुप्त सैनिक भोजराज के निधन होने पर, गुप्त सैनिक भोजराज के निधन होने पर उनकी पत्नी सती हो गई थी। इस बात की चर्चा जो है इस एरन अभिलेख में आपको देखने को मिलता है। इस एरन अभिलेख में जो है देखने को मिलता है। क्लियर है? तो एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। जो प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें किसी के सती होने का प्रमाण देखने को मिलता है, वही गुप्त वंश के जो अंतिम शासक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक की हम बात करें तो अंतिम शासक के तौर पर चर्चा मिलता है विष्णुगुप्त तृतीय। विष्णुगुप्त तृतीय, विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त वंश के अंतिम शासक हुए। क्लियर है? तो अब आपको क्या करना है जानते हैं? 1 मिनट में इसको पढ़ लीजिए। तो एक मिनट में पढ़िए इसको।
पढ़ लिए। पढ़ लिए गुरुजी लोग। क्या? हाँ, बता देंगे आगे। अथी में शासन प्रशासन में बता दें, प्रशासनिक व्यवस्था में बता देंगे, आगे होगा पीछे हमको लगता है। क्या? आर्यावर्त में 9 राज, दक्षिणावर्त में 12 राज। हाँ ना ठीक हो, ठीक। पढ़े हो? पढ़ लिए? आइए तो 1 मिनट में याद करते हैं। चलिए बताइएगा, कौन ऐसा शासक हुआ जो कौन ऐसा गुप्त शासक हुआ जो अपने बड़े भाई की हत्या कर गद्दी प्राप्त? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? 380 से 400। अच्छा, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इनकी उपाधि क्या क्या है? इनके समय कौन चीनी यात्री भारत आया? कौन आया था? फाहियान के बचपन का नाम? बचपन का नाम। और फा का अर्थ क्या होता है? धर्म। हियान का अर्थ? फाहियान का शाब्दिक अर्थ धर्माचार्य। और फाहियान जो है स्थल मार्ग से भारत आया था या जल मार्ग से? स्थल मार्ग से ना। गया किस मार्ग से? और फाहियान के अनुसार जो है मध्य देश में, भारत के मध्य क्षेत्र में कौन रहता था? कौन रहता था? ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों को मृत्यु दंड दिया जाता था। आर्थिक दंड, आर्थिक दंड हाँ दिया जाता था। इसके बाद जो है इनके विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत चंद्रस्तंभ लेख या मेहरौली, ये दिल्ली में है। कहां पर है? पूछा जाता है। देखिए चंद्रस्तंभ लेख का संबंध किससे है? ऑप्शन में देगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसमें बड़ी फंसता है बच्चा, तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा? चंद्रगुप्त। तो चंद्र स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से? चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा, ये कहां है हो? दिल्ली के मेहरौली में। दिल्ली के, जिस कारण से इसे मेहरौली स्तंभ लेख भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए, अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक नीति और युद्ध नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया, हाँ या ना? नागराज कुमारी कुमेर राग से अपना स्वयं विवाह किया। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किसके साथ? वाकाटक वंश के शासक। अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह किस राजवंश? किस राजवंश? क्लियर है? इसके बाद इनके दरबार में नवरत्न रहता था, और इनके दरबार में जो नवरत्न रहता था उसको याद रखने का ट्रिक क्या है? आकाश पर विविध क्षण, अ से, क से, स से, पर से, व से, दूसरा व से, हाँ बेताल भट्ट, ध से धनवंत, छन से, व से वराह मिहिर। और इसके बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगले शासक कौन बने? कौन बने? इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसे कहा जाता है? सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के मिले? सबसे ज्यादा अभिलेख किस शासक के? किसके सिक्कों पर गरुड़ के जगह मयूर का चित्र? गरुड़ के जगह मयूर का चित्र अंकित। कुमारगुप्त के बाद अगले शासक? अगले शासक? अच्छा, स्कंदगुप्त के समय हुन आक्रमण हुआ था, हाँ या ना? प्रथम गुप्त शासक जिसके समय हुन आक्रमण हुआ कौन है?
अच्छा, कौन यह कहता है, कौन स्तंभ लेख यह कहता है कि स्कंदगुप्त के समय हून आक्रमण हुआ? भीतरी स्तंभ लेख। कौन जानकारी देता है? कौन स्तंभ लेख यह जानकारी देता है? और कौन स्तंभ लेख यह जानकारी देता है कि उसमें स्कंदगुप्त की जीत हुई? जूनागढ़। कौन? स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल किया। स्कंदगुप्त ने हून आक्रमण को विफल किया। और हून आक्रमणकारी मूलतः अफगानिस्तान और ईरान के रहने वाले थे। कहां से? अफगानिस्तान और ईरान। और हुनों की राजधानी अफगानिस्तान का बामियान प्रांत हुआ करता था। हुनों की राजधानी कहां? अफगानिस्तान का खुशनबाज। खुशनबाज प्रथम हुन आक्रमणकारी हुए जिसने भारत पर आक्रमण किया। प्रथम हुन आक्रमणकारी कौन हुए जिसने भारत पर आक्रमण? प्रथम हुन आक्रमणकारी मिहिर कुल और तोरमान कौन थे? हुन आक्रमणकारी। मिहिर कुल और तोरमान कौन थे? हुन आक्रमणकारी। और इसके बाद जो है, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कर? किसने? स्कंदगुप्त ने। और इसके बाद जो है, प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन है जहां से हमें किसी के सती होने का प्रमाण? कौन? एरन अभिलेख। किस राज्य से? किस राज्य से? एरन अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक? किस गुप्त शासक से? भानुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक? अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त तृतीय। ठीक है, विष्णुगुप्त तृतीय। चलिए, अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। आपकी स्थिति को देख करके लगता है छुट्टी दे देना चाहिए। हमको भी पढ़ाने में मन नहीं लगने लगता है। देखिए, विद्यार्थी में क्लासरूम में विद्यार्थी भरा रहता है ना, तब पढ़ाने में मन लगता है। समझे? सब घर भाग गए आप लोग। चलिए, सुन लीजिए। अब देखिए, होली खेलना है। ठीक है, खेल लीजिएगा आप अपना घर पे जाकर के। और इसके बाद जो है, होली एक दिन खेलिएगा, बाद बाकी टाइम पढ़िएगा। समझे? पढ़िए महाराज, पढ़िए। इतना दिन होली खेले तो क्या कर लिए? क्या मिला? कुछ मिला है? कुछ नहीं न मिला। तब जब इतना दिन होली खेलने के बाद कुछ नहीं मिला, तो इस बार जो है होली नहीं खेलिए। देखिए तब मिलता है कि नहीं मिलता है। मिल जाएगा तो समझिए, मिल जाएगा। अरे एगो बात बताइए, महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी को ही ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई? मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों बने? हैं? त्याग किए हैं। तो सफलता बराबर त्याग क्या होता है? त्याग। सफलता बराबर त्याग होता है। तो त्याग कीजिएगा तब ना सफलता मिलेगा। बिना त्याग का सफलता थोड़े मिलता है, नहीं मिलता है। समझ गए? तो अब जो है आपको क्या करना है, सुन लीजिए, समझ लीजिए। आराम से जाइए घर पे, मजा में रहिए, खाइए पीजिए, खूब होली खेलिए। और इसके बाद जो है, जितना भी चीज आपने पढ़ा है प्राचीन भारतीय इतिहास में, गुप्त तक ला दिए हैं। लगभग आप मान करके चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म ही हो गया है। ठीक है, लगभग कुछ दिन, कुछ 2-4-5 क्लास के बाद खत्म हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास आपका खत्म हो गया। बायोलॉजी में 5-6 चैप्टर तो हो ही गया। 6 चैप्टर हो गया। चलिए, तो इतना का आप रिवीजन कर लीजिएगा। इसके अलावे जो है, बिहार दरोगा का जो टोटल 15 गो टेस्ट हुआ है, 15 गो टेस्ट हुआ है, हमको टेलीग्राम पे डालना है। समझ गए? मेरा मोबाइल खो गया है, मेरा मोबाइल खो गया था, नया मोबाइल लिए हैं। तो वहां पर तो व्हाट्सएप पे था, यहाँ पे व्हाट्सएप पे है नहीं, तो अब एप्लीकेशन से वही लड़का डालेगा। ठीक है, जितना टेस्ट हुआ है ना जी, दरोगा का टेस्ट हुआ है ना 15 गो, 1 से लेकर 15 गो, वो तो एप्लीकेशन पर सब बैच के लिए डाला गया है ना। हाँ, मार्केट में भी तो आ गया हो, हाँ मिल रहा होगा। हाँ, सॉल्यूशन ना 1 से 5 तक का सॉल्यूशन नहीं होगा, और 6 से 11 तक का होगा। 1 से 5 तक सॉल्यूशन देवे नहीं किए, 1 से 5 तक हम स्वयं नहीं दिए। समझिए, 6 से 11 तक हम दिए हैं। ठीक है, मार्केट में मिलेगा, ले लीजिएगा। अभी लड़का से हम टेलीग्राम पे भी डलवा देते हैं, अब ये डलवा देंगे। ठीक है, 1 से 5 तक का सॉल्यूशन डलवा देंगे।
ठीक है, तो आज से जो है आपका छुट्टी रहेगा, और आज 6 तारीख है, 7 है, 6 है, 7 6 है। कल से 12 तारीख तक छुट्टी रहेगा। कल से 12 तारीख तक जो है आपको क्या क्या करना है आप सुन लीजिए, क्या क्या करना है आप सुनिए। सबसे पहली बात है हीरो सब सुनिए, सबसे पहली बात प्राचीन गुप्त तक रिवीजन कर लेना है, आइएगा तो आपके होठ पर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बायोलॉजी चैप्टर 6 तक आपके होठ पर होनी चाहिए। तीसरी बात होमवर्क में जो है घटना चक्र चला रहे थे, घटना चक्र में पॉलिटी में लोकपाल, इसके बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 35 से लेकर 42 तक ये आपका होमवर्क है। 35 में अस्थायी विशेष प्रावधान, 36 में चुनाव आयोग, 37 में राजनीतिक दल, 38 में संविधान संशोधन, 39 में राजभाषा, 40 में स्थानीय स्वशासन, 41 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 42 में प्रश्न विविध। इतना आपको करना है, और उसके अलावा इसका एक बार रिवीजन भी कर लेना है। तो टारगेट लीजिए इसका पूरा रिवीजन, इसका पूरा रिवीजन पूरा करके आना है इसको। ये पूरा होठ पे होना चाहिए, छुट्टी के बाद आप आइएगा तो। अब प्राचीन में गुप्त काल तक, बायोलॉजी में 6 नंबर चैप्टर तक, इतना हो गया। और उसके बाद टेलीग्राम पे अभी तुरंत वो लड़का से जो है 1500 क्वेश्चन हम डलवा देते हैं, सेट 1 से लेकर के सेट 15 तक डलवा देते हैं टेलीग्राम पर। वो 1500 क्वेश्चन आपके होठ पर होना चाहिए। इतना चीज आपको होमवर्क के तौर पर दे करके हम जा रहे हैं, और आपको आने वाले जनरेशन का कसम है, आपको अपने मम्मी पापा का कसम है, आपको हमारी कसम है, आपको मां सरस्वती का कसम है, आपको बीपीएसएससी बोर्ड का कसम है। करना है, पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। इतना काम लुसेंट में कुछ नहीं देंगे, लुसेंट में कुछ नहीं देंगे, इतना सफिशिएंट है, इतना कर लीजिएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। इसके बाद हाँ नहीं, उसमें कुछ नहीं देंगे, उसमें जितना कॉलम हुआ है ना सिर्फ उतना का रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और लुसेंट में जो है ना जितना करवाए हैं ना उतना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और ऐसे एक बार देखिए तो, दीजिए तो। नहीं, इसमें बहुत डाटा ना, इसमें लुसेंट में कुछ नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ठीक है। बहुत कहां से हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर 13 तारीख को मिलते हैं, धन्यवाद।